हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है ना। मतलब पूरी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, उसके अंदर एक कैटेगरी एग्जांपल आएंगे, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस की कैटेगरी आएगी, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत शोर आ रहा है बाहर से यार, है ना। घर पे आया हुआ हूँ, थोड़े बच्चे बाहर खेल रहे हैं, है ना, तो उनका शोर आ जाता है। तो ठीक है, इग्नोर करना, मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की स्टडी करते हैं। अब देखो, हमने इससे पिछले लेक्चर क्या पढ़ा, होमोपॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं कि जिन्हें मैं हाइड्रोलिसिस करूँ और उनसे मोर देन 10 यूनिट्स निकलें। हाइड्रोलाइज करने से मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स निकलें। ठीक है, अगर वो मोनोसैकेराइड सारे सेम है तो पिछले लेक्चर पे जाओ, होमोपॉलीसैकेराइड। अगर वो जो मोनोसैकेराइड की यूनिट है वो कम से कम 2 टाइप की हैं, कम से कम, होने को 3 टाइप की भी हो सकती हैं, है ना, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ए बी करके ऐसे लगी हुई हैं बहुत सारी, है ना। तो आप बोलोगे यार यहाँ पे 10 से ज़्यादा हैं तो पॉलीसैकेराइड। यार देखो, ए बी है, एक टाइप ए है, एक टाइप बी मोनोसैकेराइड है, इसका मतलब हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, और उसके डेरिवेटिव अभी देखेंगे हम इस चैप्टर में आगे। ठीक है, ऐसा नहीं ग्लूकोज में थोड़ा अमीन लगा दो तो ग्लूकोसा अमीन, ऐसा कुछ देखेंगे अभी। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल देख लो। अगर एग्रोज, है ना, गम, पैक्टिन, और जो ये एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने ब्लू कलर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हम डिस्कस करेंगे। हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्डक्टाइन सल्फेट, है ना, क्रेटिन सल्फेट, हेपरिन सल्फेट। ठीक है, इन सब को जो मैंने ब्लू से लिखा है, ये सब ना पहली बार म्यूकस में मिले थे, है ना, म्यूकस में मिले थे। दैट्स वे ये कॉल एज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्यों, वो तो पता ही है हमको। म्यूको क्यों, बिकॉज पहली बार ये म्यूकस में मिले थे। ठीक है, और इनका एक और नाम क्या है, ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस। ऐसा क्यों, अभी आप नेक्स्ट पेज पे जान जाओगे, क्योंकि वो बने कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक करके पूरा चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है गाइस, हमें पढ़ना है। पहले हम अगर के बारे में पढ़ेंगे, 2 लाइनें पढ़ेंगे। ठीक है, मेन क्या है ये, मेन क्या है ये। ठीक है, चलो अगर देखो, अगर हम बैक्टीरिया वगैरह कोई कल्चर करते हैं, है ना, तो बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो वहाँ पे हम अगर का इस्तेमाल करते हैं। अगर में क्या कैसे कैसी पॉलीसैकेराइड, मतलब कौन कौन सी मोनोसैकेराइड यूनिट है, तो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये आपकी मेनली मोनोसैकेराइड यूनिट है। ठीक है, मेल मोस्टली फाउंड इन सीवीड्स। ठीक है, तो ये अगर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्रोज में आओ, एग्रोज किससे मिलके बना हुआ है, गैलेक्टोज और एनहाइड्रोगैलेक्टोज। तो इसकी क्या है, रिपीटिव यूनिट है। तो क्या हुआ ये एग्रोज क्या हुआ, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अगर मैं सिंपल बोलता कि गैलेक्टोज की बहुत सारी यूनिट है तो क्या बन जाता फिर ये होमोपॉलीसैकेराइड। मैंने बोला ना 2 हैं और इसकी रिपीटिव यूनिट है। इसका हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपने पढ़ा होगा, डीएनए को अलग करने के लिए, प्रोटीन को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, है ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए। तो उसमें जो सीव प्लेट पूरी वो होती है वो एग्रोज की बनी होती है ना। अब आते हैं पैक्टिन। पैक्टिन किस किस से मिलके बना है, गैलेक्टोयूरेनेट और रेफिनोज। याद इतना नहीं करना ये, है ना, एक बार जस्ट देख लो, पता है ठीक है, बाकी याद नहीं करना होता। ये भी आपका नॉन डाइजेस्टिबल है और ये जेलिंग एजेंट, मतलब कुछ जेली प्रिपरेशन में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो आपके ये 3 एग्जाम्पल तो भाई 2-2 पॉइंट में ख़त्म हो गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसी में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो होगा ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस। उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, देखो, इनके 2 नाम हैं, दोनों नाम का एक ही चीज़ है, ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेन बोलो या म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोलो। म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे पॉलीसैकेराइड से जो हमें कहाँ मिले, म्यूकस में मिले पहली बार, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेन्स क्यों पढ़े अभी देख लोगे। देखो, ये है क्या आपकी, पहली बात सुनो, ये है क्या आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड। किसके, मतलब कि इसमें डाइसैकेराइड यूनिट है। डाइसैकेराइड यानी कि एक यूनिट ये, एक ये। अब इसी की ही मल्टीपल क्या कर दी, रिपीटेशन, इसी को ही घुमा दिया, तो क्या बन गया है पूरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड कौन से वाले हैं, डाइसैकेराइड की यूनिट। मान लो ये एक डाइसैकेराइड है, दिख रहा है, एक रेड और एक ब्लू। अब इसी का कर दो मल्टीपल टाइम घुमा दो तो क्या बन जाएगा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड।
ठीक है, तो आपकी डाइसैकेराइड यूनिट होगी। इसमें होगा क्या, ब्रांच नहीं होती है, ठीक है, ब्रांच नहीं होती है। हाँ ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपसे, डाइसैकेराइड यूनिट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो एक यूनिट होगी, मान लो रेड वाला क्या है आपका, एक शुगर है जिसमें अमीन लगा है, अमीनो शुगर है। और ब्लू वाला मान लो क्या है, एक एसिडिक शुगर है ना, एक एसिडिक शुगर है, जैसे कि यूरोनिक एसिड, ठीक है। तो आप समझ में आ गया आपको कि डाइसैकेराइड में एक शुगर जो होगी वो अमीनो शुगर है और एक शुगर जो होगी वो एसिडिक शुगर है। अब अमीनो शुगर में दो कैटेगरी हो सकती हैं, ग्लूकोज में अमीन लगा दो तो ग्लूकोसा अमीन, गैलेक्टोज में अमीन लगा दो तो गैलेक्टोसा अमीन। यानी कि जो रेड वाला है वो होने को तो ग्लूकोसा अमीन भी हो सकता है, गैलेक्टोसा अमीन भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं एसिडिक वाले पे। यूरोनिक दो टाइप के होते हैं आपके, है ना, ग्लूकोरोनिक और आइडोयूरोनिक, जो आपस में क्या है, एपीमर्स हैं। आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर में कैटेगरी हम पढ़ेंगे, एपीमर्स होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है गाइस, एपीमर्स हैं, ठीक है। अब आप एक बार सोचो, ये एसिड हैं, एसिड किस वजह से होते हैं, क्योंकि COOH ग्रुप होगा, यानी कहीं ना कहीं इन पे नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा, इन पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो ठीक है, इन पे नेगेटिव चार्ज है। अब कई बार क्या होता है, जैसे ग्लूकोसा अमीन है तो उसमें कई बार सल्फेट जाके ऐड हो जाएगा, कई बार एसिटाइल जाके ऐड हो जाएगा, है ना, कई बार सल्फेट जाके ऐड हो जाएगा, कई बार एसिटाइल जाके ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं अभी कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो आपका पूरा हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, हमें बस डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ना है। ऐसे डाइसैकेराइड बहुत सारे घूमेंगे तो क्या बन जाएंगे वो, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब वो डाइसैकेराइड यूनिट में एक होगा आपका अमीनो, एक होगा एसिडिक शुगर। अमीनो शुगर दो हो सकती हैं, या तो ग्लूकोसा अमीन होंगी या गैलेक्टोसा अमीन होगा। एसिडिक शुगर में या फिर ये वाला, ठीक है। और आप एक बात देखो कि इन सब में आप देख रहे हो ना, ओवरऑल कैसा चार्ज आ रहा है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जैसे कि एसिड में देखो, एसिड में नेगेटिव क्यों है, बिकॉज CO नेगेटिव है ना। और इनमें नेगेटिव क्यों है, बिकॉज सल्फेट और एसिटाइल जाके अटैच हो जाते हैं। तो ओवरऑल क्या है, इन पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो आप देख सकते हो कि इन पे नेगेटिवली चार्ज हैं ये। इस वजह से क्या बनाते हैं ये, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देखोगे यार कि आप जब इनके एप्लीकेशन देखोगे ना, तो लुब्रिकेशन आप देखोगे जॉइंट में होते हैं, है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, एब्जॉर्ब पानी को कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लुब्रिकेट कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना जानते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, बिकॉज इनके पास नेगेटिव चार्ज है ना। तो मोबिलिटी ऑफ जॉइंट, है ना, कार्टिलेज आप पे कंप्रेस क्यों हो पा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस। और इनके पास खासियत क्या है कि इनके पास नेगेटिव चार्ज है। इनके पास नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पानी से क्या बना लेते हैं, बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये वाला। ये क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि ये चार कॉम्बिनेशन हैं, ये चार हैं, 1 2 3 4। इनमें से कोई भी दो ले लो तो एक ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन बन जाएगा। मान लो मैंने लिया ग्लूकोसा अमीन यहाँ से और ये ले लिया, ये 2 यूनिट ली और इनको घुमा दिया तो एक ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन बन गया। ये लिया, ये इससे मिला दिया तो एक बन गया, ये लिया इससे मिला दिया, या ये आपस में मिला दिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इन्हीं के ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारे मेरे क्या बन जाएंगे, ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, देखो तो पहला क्या है, एक ट्रिक बताऊंगा आखिरी में, थोड़ी बहुत छोटी सी ट्रिक है, सुन लेना, बट अभी सुनो। पहला क्या है, हाइलुरोनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड में क्या होता है, ग्लूकोसा अमीन और ग्लूकोरोनिक एसिड, यानी कौन सा वाला, सोचो, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला अगर मिल गए तो क्या बन जाएगा, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। अब कॉन्डक्टाइन सल्फेट में कौन सा वाला मिलेगा, सोचो, गैलेक्टोसा अमीन और ग्लूकोरोनिक एसिड, यानी कि ग्लूकोरोनिक ये वाला और ये वाला। अगर ये और ये मिल गए तो क्या बन जाएगा,
कॉन्डक्टाइन सल्फेट। ऐसे ही आपका डर्मेटन सल्फेट कैसे बनेगा, सोचो, एन एसिटल गैलेक्टोसामीन और आइडोयूरिक एसिड, यानी कि ये वाला और ये वाला, है ना, ये वाला और ये वाला मिल गया, तो क्या बन जाएगा गाइस आपका डर्मेटन सल्फेट। तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कैसे याद करना है, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लूकोसामीन और ये मिले तो हेपरिन बन गया, ठीक है। और इनकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ एक तो ये बताऊँ आपको, हाइलुरोनिक एसिड कहाँ मिलेगा आपको, आपकी जो साइनोवियल जॉइंट है, जो आपके विट्रस ह्यूमर आइज में होता है, वहाँ पे आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लुब्रिकेशन क्यों प्रोवाइड कर पा रहा है, इसका रीज़न देखो ना यार, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, पानी को वो प्यार करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब यार लुब्रिकेट करेगा ना, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा हेपरिन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे मास सेल, लंग्स, है ना, ब्लड और स्किन। कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट है ना, ठीक है। ऐसे पूछेगा केराटिन सल्फेट, ये हमारे टाइम पे आया था MCQ, ठीक है, ये कहाँ पर होता है, तो कॉर्निया इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो आप इसको देखोगे याद हो जाएगा। अब मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना इस सीक्वेंस को याद कर लो बाय हार्ट, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के इस सीक्वेंस को याद कर लो कि आप हाइलुरोनिक के बाद ये बोलोगे, इसके बाद ये बोलोगे, इसके बाद ये बोलोगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, 6 हैं। सीक्वेंस को याद कर लो, ठीक है, 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा, HCD कुछ भी करके, ठीक है। अब उसके बाद आप ऐसे नाम लिख लोगे जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोसामीन, 2 तो अमीनो शुगर है, और ग्लूकोरियोनिक एसिड और आइडोयूरोनिक एसिड, ठीक है, ये तो नाम है। अब ऐसे नाम लिख लिया आपने जैसे मैंने दिखा रखा है। अब इसे मैचिंग करो, पहला वाला क्या क्या है, ग्लूकोसामीन होगा और आइडोयूरोनिक एसिड, यानी कि ग्लूकोसामीन ये दोनों, तो क्या बन जाएगा नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 क्या है, गैलेक्टोसामीन और यूडोरिक एसिड, यानी कि ये दोनों, तो नंबर 2 बन जाएगा। तीसरे नंबर देखो, गैलेक्टोसामीन और आइडोयूरिक एसिड, गैलेक्टोसामीन मतलब तीसरा नंबर ये Z बन गया, Z बन गया। फोर्थ देखो, फोर्थ ग्लूकोसामीन और आइडोयूरिक एसिड, तो फोर्थ ये बन गया, देखो ये फोर्थ बन गया, ध्यान से देखना, ठीक है, फोर्थ। फिफ्थ क्या होगा, ग्लूकोसामीन और ग्लूकोरोनिक, मतलब कि ये आपस में, एक सेकेंड, फिफ्थ कौन सा है, ग्लूकोसामीन और ग्लूकोरोनिक, मतलब ये वाला फिफ्थ है। फिफ्थ वाला कौन सा है, इसको अलग पेन से कर देते हैं, फिफ्थ वाला ये है। सिक्स्थ वाला क्या है, ग्लूकोसामीन और गैलेक्टोज, थोड़ा एक्सेप्शन है, मतलब आपको 3 4 5 इस तरीके से याद हो जाएंगे। वैसे तो यार सिंपल याद ही करना पड़ता है, सब ने अपने टाइम पे याद ही करे होते हैं, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी ट्रिक सोची कि 4 याद हो जाएं, है ना। 5वां भी यार सिंपल पहले जैसे ही लिख देना कुछ, है ना, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन इम्पॉर्टेंट है यार याद करना, सिंपल आप अगर ये फ्लो चार्ट बना के आ जाओगे पूरा नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में, अगर आप पे आ गया पूरा शॉर्ट नोट इस पे लिखने के, ठीक है, तो आराम से समझाना उसको आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, वो तो आपका ग्लूकोसामिनोग्लाइसिन ख़त्म, कहाँ पर होते हैं, कितना टाइप के होते हैं, सब बता दिया मैंने आपको। अब 2 केस आते हैं, क्लिनिकल केसेस आते हैं, उनके बारे में और थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अब जो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस में है क्या, मेरी बात समझो। ये क्या है कि जो आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड हैं ये बनते कहाँ पर हैं, थोड़े बेसिक्स पे आते हैं। ये म्यूको जो पॉलीसैकेराइड हैं आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ये बनते कहाँ पे हैं, आप बोलोगे ये बनते हैं सेल के अंदर, है ना, किसी भी सेल के अंदर चीज़ें बनती हैं। सेल में कहाँ बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस से मॉडिफाई होके ये निकलते हैं, एपरेटस से बनते हैं। ये क्या हो रहा है, इनका सिंथेसिस, है ना। अब जिसका जन्म हुआ है, जिसका सिंथेसिस हुआ है, उसका मरना भी तय है, तो ये मरेंगे कहाँ, ये लोग डिग्रेड कहाँ होंगे, ख़त्म कहाँ होंगे, तो ख़त्म होंगे जाके लाइजोसोम में। सुना है एक होता है सेल ऑर्गेनल, लाइजोसोम सुना होगा, तो लाइजोसोम में जाएंगे। मान लो इसके अंदर क्या आ गया,
ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकन आ गया, और इसके अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे एंजाइम, ये एंजाइम, ये एंजाइम, ये एंजाइम, ये इस पे अटैक करेंगे और इसे डाइजेस्ट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया जो आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस हैं वो आपका बन कहाँ रहे हैं, वो आपके बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी एपरेटस में, और ख़त्म कहाँ हो रहे हैं, लाइसोसोम के अंदर जाके। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी वजह से जो लाइसोसोम के अंदर स्टोर एंजाइम है वो ख़त्म हो गए, या फिर म्यूटेशन हो गया, वो डैमेज हो गए, वो एंजाइम एब्सेंट हैं। एक सेकंड, वो एंजाइम, ये एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम नहीं है, किसी वजह से कुछ एंजाइम्स नहीं हैं, तो मुझे बताओ क्या होगा। आप बोलोगे ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस का डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस का वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी, और उससे कुछ सिम्टम्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये बीमारियों से, मतलब कुछ बीमारियां होती हैं, इससे कुछ हेरिडिटी डिसीज़ होती हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, ये आपकी वही कुछ सिंड्रोम है। किस वजह से होते हैं ये आपकी लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से। मोस्ट कॉमन कौन कौन से हैं, हलर सिंड्रोम और हंटर सिंड्रोम। फिर से समझाऊंगा, मेरी बात समझो। देखो, ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस हैं, ये टूट कहाँ पे रहे हैं, कलर चेंज करते हैं, ये टूट कहाँ पे रहे हैं, डिग्रेड कहाँ पर हो रहे हैं, लाइसोसोम के अंदर जाके, लेकिन किसी वजह से वो एंजाइम में कमी है मान लो, तो आपके कुछ बीमारियां हो जाती हैं। इतना आसान है। ठीक है, अब आगे आओ। देखो, मान लो यहाँ लिखा है मैंने, मान लो यहाँ पे है हेपरिन सल्फेट। हेपरिन सल्फेट क्या है सर, क्या है ये, है ना, हेपरिन सल्फेट है कुछ नहीं, है ना, हेपरिन सल्फेट आपका क्या है, ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस। अरे देखो पिछले पेज पे, ये देखो, या फिर ये ले लो, कोई भी ले लो एक, है ना, ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस। ये क्या हो रहा है, ये अब यहाँ पे टूटने आया है, ये मान लो पूरा क्या है, लाइसोसोम। क्या है ये, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये टूट रहा है, देखो एंजाइम आ रहा है, ये तोड़ रहे हैं और डाइजेस्ट कर दिया, इसको तोड़ दिया। बट ड्यू टू कुछ एंजाइम की कमी की वजह से कुछ बीमारियाँ आएंगी। मान लो पहला एंजाइम है ये, कौन सा, आयोडोयूरेनेट सल्फेटेज, एक एंजाइम का नाम लिखा है, वो उसका म्यूटेशन हो गया, उस जीन का म्यूटेशन हो गया, है ना, आईडीएस जीन ऐसा कुछ होता है, वो जीन का म्यूटेशन हो गया। तो ये बताओ, ये रास्ता आगे बढ़ पाएगा क्या, आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब हेपरिन सल्फेट, क्रिएटिन सल्फेट की वैल्यू ब्लड में बढ़ जाएगी ना, बिकॉज टूट ही नहीं पा रही कोई चीज़। भाई अगर सपोज करो, है ना, कोई चीज़ बने जा रही है लेकिन टूट नहीं रही, ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो ये वाला एंजाइम ख़राब हो गया, तो उससे कौन सी बीमारी होगी, हंटर सिंड्रोम। ठीक है, अब रास्ते में मान लो ये वाला ठीक है एंजाइम, कोई और एंजाइम ख़राब हुआ, मान लो ये वाला अल्फा एल आयोडोयूरेनेडेज, तो कौन सी बीमारी होगी, हलर सिंड्रोम। बाकी बीमारी पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको दो फोकस करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है मैं बता रहा हूँ, लेकिन पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला आपसे, दो बीमारियाँ आपकी हैं, कौन कौन सी, हंटर सिंड्रोम, एक है हलर सिंड्रोम। हंटर सिंड्रोम में कौन सा एंजाइम जाता है, आयोडोयूरेनेट सल्फेटेज डिफिशिएंसी, और यहाँ पे अल्फा एल आयोडोयूरेनेज डिफिशिएंसी। दोनों में ही क्या हो रहा है, दोनों में आप बोलोगे यार ये हेपरिन सल्फेट का डिग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है, क्रिएटिन सल्फेट का डिग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है, यानी दोनों के केसेस में वैल्यू दोनों में बढ़ेगी, है ना। यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखेंगे दोनों में ही क्या होगी, हेपरिन सल्फेट हो या क्रिएटिन सल्फेट हो, दोनों में ही वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे पहचानेंगे, डिफरेंस समझने, देखो दोनों में सिम्टम ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे हमको, है ना, हम लेबोरेटरी फाइंडिंग देखेंगे। तो अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जो मेन डिफरेंस है हंटर सिंड्रोम में, जो कॉर्निया आइज़ में क्लाउडीनेस नहीं होगी, नो कॉर्नियल क्लाउडनिंग, है ना, क्लाउडनिंग नहीं होगी आइज़ में, बट हलर में क्लाउडनिंग होगी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको वो बेसिकली आपसे बोलेंगे स्टंट ग्रोथ दोनों में मिलेंगी, आपसे बोलेंगे हल्का फुल्का मेंटल रिटार्ड भी मे और मे नॉट हो सकते हैं। ठीक है, आपसे बोलेंगे, है ना, आपसे बोलेंगे क्या बोल सकते हैं, है ना, डॉर्फिज्म, ठीक है, फेस के कुछ फीचर्स बोलेंगे, मोर और लेस दोनों में हो जाते हैं। बट मेन फीचर जो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन सा हलर है कौन सा हंटर है,
है ना। हल्लर में आपका क्लाउडीनेस आइज़ में आ रहा है, क्लाउडीनेस आ रहा है ना, और यहाँ पे क्लाउडीनेस हंटर में नहीं आ रहा है। दोनों ही क्या हैं यार, फिर से देखो, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही आपकी लाइजोसोम के अंदर कोई एंजाइम था वो एब्सेंट हो गया है, वो काम नहीं कर पा रहा है, उसमें म्यूटेशन हो गया। तो आपके जो ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस थे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड थे, वो डिग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी वैल्यू बढ़ गई ब्लड में, तो उससे कुछ सिम्टम आएंगे, उससे कुछ सिंड्रोम आएंगे। तो हलर सिंड्रोम और हंटर सिंड्रोम। आई होप समझ में आ जाओ, ठीक है। ठीक है, इसके साथ मैंने पढ़ा दिया, बट अगेन क्वेश्चन बहुत कम आता है ऐसे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो मैंने समझा दिया, अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, फीडबैक दो यार अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। बिकॉज अभी मैं इस पॉइंट पे वीडियोस बना रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मतलब कैसे, इतना फीडबैक भी नहीं मिल रहा है। आगे चल के अगर कोई वीडियो देखेगा, ठीक है, तो समझ में आया बता देना, नहीं आया तो फिर से बता दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।